नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अमित जैन पर। मैं हूं अमित चौहान और आप देख रहे हैं यूपीपीएससी का लेटेस्ट पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जिसको यूपीपीएससी ने हाल ही के कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है। इससे पहले भी हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के एक पार्ट को कवर कर लिया है। ये हमारा आज का दूसरा पार्ट है। अगर आपको पहला पार्ट देखना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक हमने इस पी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 330 तक किया है। आज हमें 331 से करना है। तो चलिए आगे सवालों को हल करना शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो देखिए ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है। ये जो बी वाला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, यह हमारा ग्रीन हाउस गैस है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर बेसिक है, बेसिक भी देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस यह क्या होता है? जो गैसें पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाली दीर्घ तरंग तापीय विकिरण इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, उन्हें वापस धरातल की ओर पुनः विकृत करती है, उन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। इससे पृथ्वी के निचले वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है और पृथ्वी गर्म हो जाती है। इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। तो ये है मेजर ग्रीन हाउस गैसेस। बढ़ते हैं आगे। फिर है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल किस पर जोर देता है? आईपीसीसी। आईपीसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यह किस पर जोर देता है? पहला है पॉइंट, क्रमिक और सीमित कटौती पर्याप्त है। तो यहाँ पर क्रमिक और सीमित कटौती की बात नहीं की जाती है, यहाँ पर तेजी से और निरंतर कटौती की बात की जाती है। तो ये पहला वाला पॉइंट गलत दिया हुआ है, पहला वाला स्टेटमेंट हम गलत कर दे रहे हैं इसको। फिर जो दूसरा लिखा है, गहरी तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है, ये देखिए फर्स्ट वाले का एकदम उलट बात कर रहा है, जो कि सही बात कर रहा है। गहरी तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है। इस हिसाब से हमारा दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है और पहला वाला गलत है। तो केवल दूसरा सही है, तो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है केवल दो। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2024 में पूछा हुआ है प्री के एग्जाम में। चलिए इसका बेसिक देख लेते हैं। आईपीसीसी यह क्या होता है? आईपीसीसी मतलब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यह संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख संस्था है जो जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभावों और इससे निपटने के उपायों का वैज्ञानिक मूल्यांकन करती है। आईपीसीसी की रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष क्या था? गहरी तीव्र और निरंतर कटौती की बात की थी। आईपीसीसी की विभिन्न आकलन रिपोर्टों में यह स्पष्ट कहा गया है कि वैश्विक तापन इसको 1.5 डिग्री से 2 डिग्री तक सीमित रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में गहरी तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है, धीमी नहीं। तो इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट हमारा गलत था, दूसरा सही था। बढ़ते हैं आगे। ओजोन गैस परत हमें किससे बचाती है? ओजोन गैस, तो ये हमें सूरज की यूवी किरण होती है, अल्ट्रावायलेट किरण, इससे हमें बचाती है। तो ये जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, सूरज की पराबैंगनी किरणें इनसे हमें बचाती है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है। चलिए इसका भी बेसिक देख लेते हैं, हालांकि आप जानते होंगे पहले से ही। ओजोन परत क्या है? ओजोन परत वायुमंडल के समतापमंडल में लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसका रासायनिक सूत्र O3 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है और ओजोन का O3 होता है। पराबैंगनी किरणें ये इससे सुरक्षा देती हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती हैं और इन्हें पृथ्वी की सतह तक पहुंचने नहीं देती हैं। इसलिए इसे पृथ्वी की सुरक्षा छतरी या फिर प्राकृतिक सनस्क्रीन भी कहा जाता है। पराबैंगनी किरणें का नुकसान क्या है? यदि ओजोन परत न हो और यूवी किरण सीधे पृथ्वी पर पहुंच जाए तो क्या होगा? मनुष्य में त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद, ये सब बीमारियां बहुत ही बढ़ जाएंगी। प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कमजोर हो जाएगी। पौधे और जलीय जीवों का भारी नुकसान हो जाएगा। तो ये सब प्रभाव पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल कह रहा है, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो अभी हमने बात किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में समताप मंडल में था, तो समताप मंडल हमें बी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है प्री के एग्जाम में। तो बी वाला ऑप्शन हमारा
सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, इसका बेसिक देख लेते हैं। समताप मंडल में ओजोन जो होती है, वायुमंडल की जो दूसरी परत है ये क्षोभ मंडल है। इसके ऊपर में स्थित लगभग 15 से 50 किलोमीटर तक यह परत स्थित होती है। पृथ्वी की कुल ओजोन का लगभग 90% भाग समताप मंडल में पाया जाता है, विशेष रूप से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जिसे अच्छी ओजोन कहा जाता है। गुड ओजोन इसी को कहते हैं। लेकिन यही ओजोन अगर इस परत के नीचे आ जाए, क्षोभ मंडल में आ जाए, तो उसे बैड ओजोन कह देते हैं। तो इस फैक्ट को आप याद रख के रहिएगा। फिर है ओजोन की मुख्य परतें। पहला परत है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल यह सबसे नीचे वाली परत होती है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में। यहाँ पर वर्षा होता है, बादल बनता है, आंधी आती है, सब कुछ यही होता है। इसके ऊपर है समताप मंडल। यहाँ पर तापमान लगभग समान रहता है और बादल और मौसम संबंधी घटनाएं मुक्त होने के कारण हवाई जहाज उड़ाने के लिए बेहतर जगह होती है। ओजोन परत भी यहीं पर पाई जाती है। फिर इससे ऊपर होता है मध्यमंडल। यह सबसे ठंडा परत है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड यहीं जलकर नष्ट हो जाते हैं मध्यमंडल में। तो ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड कहाँ जलकर नष्ट होते हैं, कौन से मंडल में? तो ये मध्यमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। फिर है तापमंडल या फिर आयन मंडल। रेडियो तरंगों का परावर्तन यहीं से हो जाता है, तापमंडल से। फिर लास्ट में है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे बाहरी और पतली परत होती है बहिर्मंडल। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1973 में की गई थी। और दूसरा है, भारत में कुल बाघ टाइगर अभ्यारण्य 2023 तक 53 हैं। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही दिया गया है। पहला स्टेटमेंट 1973 में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और कहाँ से की गई थी? इसका पहला वाला जो नेशनल पार्क था वह था उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ से इसकी शुरुआत करी गई थी। और दूसरा स्टेटमेंट में 53 अभ्यारण्य है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। 2023 के आंकड़ों के हिसाब से अब तक भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं। 53वां कौन सा था? रानीपुर बाघ अभ्यारण्य था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इसको याद रखे रहिएगा। तो इस हिसाब से दोनों ही सही है और हमें सही उत्तर का चयन करना था। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, 1 और 2 दोनों ही सही है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है एपीएस के एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे। थोड़ा इसका बेसिक दिया हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। इसका उद्देश्य था बाघों की घटती संख्या को रोकना और उनके प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करना। इसके पीछे कौन सी नोडल एजेंसी काम करती है? तो वह है वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसके तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए द्वारा संचालित की जाती है। एनटीसीए मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण इसका फुल फॉर्म है। दूसरे स्टेटमेंट कहा था कि अभी तक कुल मिलाकर 23 टाइगर रिजर्व हैं। ये बात बिल्कुल सही है, जो कि जनवरी 2023 तक 23 ही था आंकड़ों के हिसाब से। एक जरूरी बात है, इसको ध्यान रखे रहिएगा। 2023 के बाद एक वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व था, यह जुड़ा है। तो इसकी संख्या 53 की जगह 54 हो गई है। हो सकता है जब वीडियो बना रहे हैं इसके बाद भी कोई जुड़ा हो, तो इस आंकड़े को आप ध्यान से देखिएगा। अभी जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस समय है 58। कितने टाइगर रिजर्व हैं? 58 है प्रेजेंट टाइम में। 55वां था वीरांगना दुर्गाबाई टाइगर रिजर्व, जो कि एमपी में था, जो कि यहाँ पर ध्यान देने वाले लाइन में लिखा हुआ है। फिर इसके बाद 56वां आया था कूनो टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। फिर 57वां है कैराली, जो कुंभलगढ़ में पड़ता है, जो कि राजस्थान में है। फिर उसके बाद 58वां है, वह है माधव टाइगर रिजर्व, जो कि है मध्य प्रदेश में। तो अभी तक जब से लास्ट वाला है माधव टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है 58वां। तो इस फैक्ट को आप याद रख के रहिएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सांप विषैला नहीं है? तो देखें यहाँ ऑप्शन में क्रैट है, वाइपर है, अजगर है, कोबरा है। तो इसमें जो अजगर है यह विषैला नहीं होता है। बाकी ये क्रैट, वाइपर और कोबरा ये सब विषैले सांप होते हैं। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है, तो ध्यान रखे रहिएगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ इसका बेसिक दिया हुआ है। विषहीन सांप अजगर। अजगर एक विषहीन सांप है। शिकार करने का तरीका क्या होता है इसका? अजगर अपना शिकार करने के लिए विष देकर नहीं मारता, बल्कि वह अपने शक्तिशाली शरीर से शिकार को लपेटकर उसका दम घोट देता है और फिर उसे पूरा निगल जाता है।
और जो विषैले सांप होते हैं, जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है क्रेट, यह बहुत ही विषैला जानवर होता है, मतलब कि सांप होता है। इसमें न्यूरोटॉक्सिन तंत्र हमारा जो तंत्रिका तंत्र है इस पर असर डालता है ये। फिर है वाइपर, इसका विष हीमोटॉक्सिन रक्त और ऊतकों पर असर करने वाला होता है। फिर है कोबरा, इसका विष भी मुख्य रूप से न्यूरोटॉक्सिक होता है। इसका मतलब है यह तंत्रिका तंत्र पर असर करने वाला होता है। बढ़ते हैं आगे। रेगिस्तान में निवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है मरुदभिद। तो बिल्कुल रेगिस्तान में निवास करने वाले जानवर को हम लोग मरुदभिद कहते हैं। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा है प्री के एग्जाम में। फिर बी वाला ऑप्शन जो है स्थलीय जानवर, यह भूमि पर रहने वाले जीव, सामान्य जीव होते हैं, जैसे हमारे आसपास गाय, कुत्ता, ये सब। और जंगली जानवर में शेर, बाघ, ये सब स्थलीय जानवर होते हैं। फिर उसके बाद सी ऑप्शन है वृक्षवासी जानवर, जो कि पेड़ों पर रहने वाले जीव होते हैं, जैसे कि गिलहरी होता है, गिरगिट होता है, बंदर होता है, ये सारे वृक्षवासी जानवर होते हैं। फिर है लास्ट में बिल बनाने वाले जानवर, मतलब कि जमीन के नीचे बिल खोद कर रहने वाले जो जीव रहते हैं। कोई तो अपना घर बना लेता है जमीन के अंदर, कोई दूसरे के घर में घुस कर रहता है। ऐसा चूहा, खरगोश, सांप, ये सब क्या है? बिल बनाने वाले जानवर होते हैं, मतलब बिल में रहने वाले। बढ़ते हैं आगे। यहाँ बेसिक दिया हुआ है। मरुद्भिद जीव, रेगिस्तान या फिर शुष्क क्षेत्र में रहने वाले जीवों और पौधों को मरुद्भिद कहा जाता है। यहाँ केवल जीवों को नहीं, वहाँ पे जो पौधे होते हैं उनको भी बोलते हैं मरुद्भिद। रेगिस्तान में पानी की कमी और अत्यधिक तापमान से बचने के लिए इन जानवरों में विशेष अनुकूलन पाया जाता है। ये बहुत कम पानी में जीवित रह सकते हैं और गाढ़ा मूत्र उत्सर्जित करते हैं। दिन की गर्मी से बचने के लिए ये अक्सर भूमिगत बिलों में रहते हैं या फिर रात में बाहर निकलते हैं, रात्रिचर होते हैं, जैसे ऊँट, कंगारू चूहा, रेगिस्तानी लोमड़ी। तो ये था कुछ बेसिक बात। बढ़ते हैं आगे। भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? हांगुल नाम का, देखिए हांगुल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इसको हम लोग लाल हिरण के नाम से भी जानते हैं। यूरोपीय लाल हिरण एक दुर्लभ उपप्रजाति है और ये जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है, हांगुल। तो इसको ध्यान रखे रहिएगा। जम्मू कश्मीर हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा है प्री के एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे। इसका बेसिक देख लेते हैं। हांगुल, हांगुल जिसे कश्मीरी लाल हिरण भी कहा जाता है, यूरोपीय लाल हिरण का एक दुर्लभ उप प्रजाति है। राजकीय पशु है यह जम्मू कश्मीर का। मुख्य प्राकृतिक आवास दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान। हांगुल मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पास स्थित दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यह विश्व का अंतिम प्राकृतिक आवास बचा हुआ है ये, और IUCN ने इसे रेड लिस्ट में डाला है। रेड लिस्ट का मतलब होता है गंभीर रूप से संकटग्रस्त जीव। प्रोजेक्ट हांगुल, इसके संरक्षण और आबादी बढ़ाने के लिए 1970 में प्रोजेक्ट हांगुल शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट हांगुल कब शुरू किया गया? 1970 में, ध्यान रखे रहिएगा। और इसका संबंध है कश्मीर से, जम्मू कश्मीर, वहाँ का यह राजकीय पशु है। बढ़ते हैं आगे अब। फिर से कथन वाला सवाल आ गया है। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण करना है। तो देखिए जहाँ जहाँ पर केवल शब्द लिखा रहता है उसको बहुत ही सस्पेंस में लिया जाता है। तो यहाँ पहले वाले का थोड़ा सा देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा का बात नहीं किया गया था। यहाँ जानवर लिखा है ना, तो जंगल में जो जानवर रहते हैं, पक्षी रहते हैं, उभयचर रहते हैं, और जो सांप सरीसृप होते हैं, ये सब, इन सभी के संरक्षण की बात की गई है, न कि केवल जंगली जानवरों की। तो इस हिसाब से हमारा पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। यहाँ पर अगर केवल शब्द हटा दिया होता तो इसको हम सही मान सकते थे। बढ़ते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। इसमें लिखा है प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण करना है। तो ऐसा भी नहीं है। इसमें केवल हाथियों का संरक्षण नहीं, बल्कि उनके जो प्राकृतिक आवास है उनका भी संरक्षण करना, और जो हाथी को मारा जा रहा है, मतलब कि मनुष्यों से हाथी और मानव हाथी संघर्ष को कम करना प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य था।
और जो हाथी सब पाल लेते हैं, पालतू हाथी जो होते हैं, उनके संरक्षण का काम, उनकी स्वास्थ्य का देखभाल करना, ये सब कुछ प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य था, न कि केवल एशियाई जंगल के हाथियों का संरक्षण करना। तो यहाँ बहुत ही सीमित करके लिखा हुआ है, तो इतना सीमित नहीं था, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो डी वाला ऑप्शन है, ना तो एक ना ही दो, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है प्री के एग्जाम में, जो कि बाद में कैंसिल हो गया था। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सरिस्का नेशनल पार्क यह कहाँ पर स्थित है? इसके बारे में आपने सुना होगा, ये राजस्थान के अलवर में पड़ता है। तो अलवर हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है। चलिए इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थिति के बारे में बताया है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। इसे वर्ष 1978 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह दुनिया का पहला ऐसा रिजर्व है जहां बाघों का सफलतापूर्वक पुनरुत्पादन और स्थानांतरण किया जाता है। फिर है राजस्थान के अन्य प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ऑप्शन में दिया था जैसलमेर के बारे में। जैसलमेर यहाँ पे लास्ट वाले में है। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर पड़ता है। क्वेश्चन में था ना एक जैसलमेर, यह भी राजस्थान में ही पड़ता है। बाकी कानपुर, आगरा ये दूसरी जगह पड़ते हैं। फिर है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, यह पड़ता है सवाई माधोपुर में, जो कि राजस्थान में ही पड़ता है। फिर है केवलादेव घनारेस राष्ट्रीय उद्यान, यह पक्षी अभ्यारण्य है, भरतपुर में पड़ता है, जो कि राजस्थान में ही है। बढ़ते हैं आगे। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य का नाम दिया हुआ है, और पूछा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है अबोहर, इसको मिलाया है राजस्थान से, तो पहला वाला ही गलत मिला दिया। ये राजस्थान में थोड़ी पड़ता है, ये पंजाब में पड़ता है। कहाँ पे? पंजाब में। तो पहला वाला ही स्टेट मतलब कि गलत मिलान कर दिया है। बाकी ये जो बुक्सा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये सही है। बालपक्रम ये सही है मेघालय में। फिर सुरुई भी मणिपुर में पड़ता है, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ए वाला सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। अबोहर यह अभ्यारण्य राजस्थान में न होकर पंजाब के फाजिल्का जिला में स्थित है। यह विशेष रूप से काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बिश्नोई समुदाय द्वारा संरक्षित किया जाता है। फिर है अबोहर पंजाब में, बुक्शा पश्चिम बंगाल में, बाल प्रक्रम यह मेघालय में पड़ता है, सिरोही ये मणिपुर में है। बुक्शा जो है टाइगर रिजर्व एवं राष्ट्रीय उद्यान है, और बालपक्रम ये रेड पांडा और गारो पहाड़ियों के लिए फेमस है। और सिरोही जो ना है, ये दुर्लभ सिरोही लिली के लिए प्रसिद्ध है। लिली आपने देखा होगा। बढ़ते हैं आगे। एक तरफ जीव मंडल रिजर्व का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य का नाम दिया हुआ है, और क्वेश्चन में कहा है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। हमें मिलान करना है। पिछले वाले में चेक करना था कौन सही मिला है कौन नहीं, इस वाले में मिलान करना है। पहला है सिमलीपाल, तो आप सभी जानते हैं ये उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में दूसरे वाले पॉइंट में दिखाई दे रहा है। दूसरा है नोक रेकी, नोक रेकी पड़ता है मेघालय में। मेघालय हमारा फोर्थ पॉइंट में दिया हुआ है। फिर है अगस्त मलाई, अगस्त मलाई को कौन नहीं जानता, ये केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। तो केरल दिया हुआ है, तमिलनाडु नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट वाला ऑप्शन। बाकी ये जो लास्ट बचा ये मानस में है, मानस असम में है। तो इस हिसाब से ए का 2, बी का 4 कहाँ दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, बी में भी दिया हुआ है। फिर उसके बाद सी का 1, सी का 1 हमें केवल ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2024 में पूछा है प्री के एग्जाम में, तो ध्यान रख रहिएगा इन सारे जीवमंडल रिजर्व को। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर जीवमंडल रिजर्व और इसको सही सुमेलित किया है। सिमलीपाल उड़ीसा में, नेकरेकी मेघालय में, अगस्तमलाई केरल में और तमिलनाडु में, मानस असम में। इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक और देख लेते हैं सिमलीपाल के बारे में। ये उड़ीसा के मयूरभंज जिला में पड़ता है। देखिए अब जिला भी पूछ रहा है, न केवल राज्य का नाम दे रहा है, अब जिला का नाम दे देकर पूछ रहा है। भले ही आप उत्तर प्रदेश की एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अदर स्टेट के जिला से भी क्वेश्चन पूछ ले रहा है। हालांकि ये फेमस है इसलिए कोई वो वाली बात नहीं है।
इसकी विशेषता क्या है? यह मयूरभंज हाथी रिजर्व का हिस्सा है, जो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल है। फिर दूसरा है नोकरेक, ये गारो पहाड़ियों में स्थित है, मेघालय में। यह लाल पांडा और संतरी नींबू प्रजातियों अनुवांशिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। फिर तीसरा है अगस्तमलाई। यह केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। यहाँ पर पश्चिमी घाट का एक अत्यंत समृद्ध जैव विविधता हॉटस्पॉट है। फिर लास्ट में है असम। यहाँ पर है मानस। मानस की विशेषता है कि यह एक जैवमंडल रिजर्व के साथ साथ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ पर टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व भी हैं। यह एक सींग वाले गैंडे और जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे और जंगली भैंसों के लिए। तो ध्यान रख के रहिएगा। बढ़ते हैं आगे। फिर है विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा? तो यह रिपोर्ट आईएलओ द्वारा प्रकाशित की जाती है। आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा है प्री के एग्जाम में, तो इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। इसका बेसिक देख लेते हैं। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, इसको जारी करता है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में वर्साई की संधि द्वारा। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसके अलावा यह रिपोर्ट प्रकाशित करता है ग्लोबल वेज रिपोर्ट को, और वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक को भी यही प्रकाशित करता है। इसका उद्देश्य है यह रिपोर्ट दुनिया भर में सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों, पेंशन, बेरोजगारी, लाभ और स्वास्थ्य सुरक्षा के वैश्विक रुझानों और आंकड़ों का विश्लेषण करती है। तो यह इसका उद्देश्य है विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट का। बढ़ते हैं आगे। कुछ और रिपोर्ट का नाम दिया हुआ है, संस्था का नाम दिया हुआ है साथ साथ में। पहला संस्था है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल जेंडर मैप गैप रिपोर्ट, फिर है ग्लोबल कॉम्पिटिशन रिपोर्ट। इन दोनों को अब विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। फिर है डब्ल्यूएचओ द्वारा कौन सा चीज़ जारी किया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट को जारी किया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। फिर लास्ट में है विश्व बैंक द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जारी किया जाता है। तो ये सारे मुख्य रिपोर्ट हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उनसे संबंधित संस्था का नाम दिया हुआ है। बढ़ते हैं आगे। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित था? पहला ऑप्शन है ओजोन परत के संरक्षण से। तो यहाँ ओजोन परत से संबंधित बातें नहीं की गई थी, यहाँ सतत विकास की बातें की गई थी, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जा रहा है। बाकी ये प्रदूषक भुगतान सिद्धांत भी नहीं है, न ही पर्यावरण शिक्षा से। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है प्री के एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे। इसका थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। एजेंडा 21 यह क्या है? एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए एक गैर बाध्यकारी, स्वेच्छा से लागू की जाने वाली व्यापक कार्य योजना है। 21 का मतलब होता है 21वीं सदी। यहाँ जो 21 है, एजेंडा 21, तो 21 जो शब्द है, मतलब अंक है, ये 21वीं सदी की बात की जा रही है इससे। फिर है रियो शिखर सम्मेलन 1992। इसका आयोजन किया गया था जून 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। इसका परिणाम निकला था कि इसी सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एजेंडा 21 को अपना लिया गया था। तो ये था कुछ बेसिक बात सतत विकास से संबंधित। बढ़ते हैं आगे। एक तरफ सतत विकास का लक्ष्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे संबंधित गोल्स दिए हुए हैं। एसडीजी 10 में क्या लिखा है? देश के भीतर असमानता को कम करना। तो असमानता को कम करना पॉइंट नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। फिर एसडीजी 13, इसमें जलवायु चेंज की बात की गई है। तो हमारा जलवायु हमें पॉइंट नंबर 1 में दिखाई दे रहा है, जलवायु क्रिया। फिर है एसडीजी 14, ये पानी के नीचे के जीवन के बारे में बात करता है। तो पानी के नीचे का जीवन 4 वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। फिर एसडीजी 15, ये ज़मीन पर जीवन की बात करता है। इस हिसाब से हमारा ए का थर्ड, बी का 1 कहाँ दिया हुआ है? ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का 1, ये केवल डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। बाकी के सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है।
इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा है प्री के एग्ज़ाम में, तो ध्यान रख के रहिएगा। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा-सा इसके बारे में और देख लेते हैं। यहाँ पर सही मिलान किया हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पर 17 के 17 गोल्स दिए हुए हैं। एसडीजी 1 में है नो पॉवर्टी, फिर 2 में जीरो हंगर, थर्ड में गुड हेल्थ, 4 में है क्वालिटी एजुकेशन, 5 में है जेंडर इक्वालिटी, 6 में है क्लीन वाटर, 7 में है क्लीन एनर्जी, फिर 8 में है डिसेंट वर्क, 9 में इंडस्ट्री एंड इनोवेशन, 10 में है रिड्यूस इनइक्वालिटी, 11 में है सस्टेनेबल सिटीज़, फिर 12 में है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, फिर 13 में है क्लाइमेट एक्शन, 14 में है लाइफ बिलो वाटर, 15 में है लाइफ ऑन लैंड, 16 है पीस एंड जस्टिस, एंड लास्ट में है पार्टनरशिप, मतलब वैश्विक साझेदारी। तो ये था 17 गोल का नाम इंग्लिश में। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। पहला है गरीबी का अंत, दूसरा है भुखमरी का अंत, तीसरा है उत्तम स्वास्थ्य, फिर है शिक्षा, फिर समानता, स्वच्छ जल, स्वच्छ ऊर्जा, रोजगार, उद्योग नवाचार, असमानता में कमी, टिकाऊ शहर, जिम्मेदार उपभोक्ता, जलवायु सुरक्षा, जलीय जीव, स्थलीय जीव, शांति, न्याय और वैश्विक साझेदारी। तो ये था 17 गोल। बढ़ते हैं आगे। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित अधिनियमों को उनके वर्ष से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर चुनिए। पहला है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। यह आया था 1972 में। 1972 हमारा थर्ड वाले पॉइंट में दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। यह आया था 1986 में। 1986 हमें पॉइंट नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। फिर है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम। यह आया था 2010 में। 2010 हमें पॉइंट नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। फिर लास्ट में है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। इसको लाया गया था सन 2002 में। तो सन 2002 में ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1 केवल डी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। बाकी के सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं। तो डी वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक निकल कर सामने आ जा रहा है, यह सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा इन सभी के बारे में बेसिक देख लेते हैं। पहला है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसका उद्देश्य था वन्यजीव, जिसमें पशु पक्षी और पौधे सारे ही शामिल हैं, इनकी प्रजातियों का संरक्षण करना और उनके शिकार और अवैध व्यापार पर रोक लगाना। इसकी क्या विशेषता थी? इसके तहत राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा। फिर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड 1986। इसका उद्देश्य था पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा तैयार करना। इसकी विशेषता थी इसे 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद लागू किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 ए, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है, और अनुच्छेद 51 ए जी, जिसमें मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, इसको लागू करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। इसे अक्सर छाता विधान भी कहा जाता है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन इसको कहते हैं। फिर लास्ट थर्ड है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। इसका उद्देश्य था पर्यावरण से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटाने के लिए एक विशेष न्यायिक निकाय, इसको एनजीटी बोलते हैं, इसकी स्थापना करना। इसकी क्या विशेषता थी? यह भारत दुनिया का ऐसा तीसरा देश और पहला विकासशील देश बन गया जिसने ऐसा विशेष पर्यावरण प्राधिकरण स्थापित किया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड था। आप पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड, उसके बाद भारत बन गया, मतलब ये थर्ड पॉइंट पे है, तीसरा है, तीसरे नंबर पर। फिर लास्ट में है जैव विविधता अधिनियम 2002, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इसका उद्देश्य था जैविक विविधता का संरक्षण करना, इसके घटकों का सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है संसाधन संरक्षण, दूसरा है सतत विकास, तीसरा है भविष्य के संसाधन, चौथा है खपत में कमी करना। तो इसके लिए ये शब्द चुना गया है सतत विकास को, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा है प्री के एग्जाम में।
चलिए इसकी थोड़ी सी बेसिक देख लेते हैं। एनसीईआरटी इसके बारे में क्या परिभाषा देती है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, यही सतत पोषणी विकास है। इसका मूल सिद्धांत है कि विकास इस प्रकार से हो जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे और भविष्य की पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता न करना पड़े। मतलब कि बिना भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए हम कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, भविष्य के लिए वो बचा रहे, इस तरीके से हम इस्तेमाल करें। तो ऐसा इस चीज़ के लिए हम सतत विकास इसको नाम देते हैं। फिर है संसाधन संरक्षण, सतत विकास। इनमें क्या अंतर है? संसाधन संरक्षण होता है संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना। और सतत विकास क्या होता है? इसमें संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और पर्यावरण का ध्यान प्लस भविष्य की पीढ़ियों का संरक्षण, तीनों ही चीज़ें शामिल होती हैं। ब्रुकलिन रिपोर्ट 1987 में इस अवधारणा को वैश्विक स्तर पर आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट के माध्यम से व्यापक लोकप्रियता इसको मिली थी। कौन सा रिपोर्ट था? ब्रुकलिन रिपोर्ट 1987। बढ़ते हैं आगे। एक तरफ महत्वपूर्ण दिवस दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिनांक दिया हुआ है और इसको हमें मैच करना है। पहला है विश्व जनसंख्या दिवस। यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई हमें दूसरे वाले पॉइंट में दिखाई दे रहा है। फिर है विश्व वन्य जीव दिवस। इसको मनाया जाता है 3 मार्च को। वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। और ओजोन दिवस, इसके बारे में कौन नहीं जानता, इसको 16 दिसंबर सितंबर को मनाते हैं, जो कि हमें फोर्थ वाले पॉइंट में दिखाई दे रहा है। फिर है विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसको मनाते हैं 7 अप्रैल को, तो तीसरे वाले पॉइंट में दिया हुआ है। तो इस हिसाब से ए का 2 ए में भी है, सी में भी है, फिर बी का 1 ये भी ए में सी में है, फिर सी का 4 ये हमें सी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। बाकी ये ए वाला एलिमिनेट हो गया, बाकी के सारे भी एलिमिनेट हुए हैं। ए सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा है आर के प्री वाले एग्जाम में, तो ध्यान रख के रहिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ बेसिक कुछ दिया हुआ है, बेसिक देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। इसका पृष्ठभूमि है 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी 5 अरब पहुंच गई थी, जिसे 5 बिलियन डे कहा जाता है। इसी से प्रेरित होकर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 1989 में इसकी शुरुआत की थी। 11 जुलाई 1987 से। फिर है वन वन्यजीव दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को जो मनाते हैं, इसके पीछे का जो कारण है, 3 मार्च 1973 को वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सीटीज पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी दिन की याद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे घोषित किया था। 3 मार्च 1973 को सीटीज पर हस्ताक्षर हुआ था, उसी की याद में मनाया जाता है 3 मार्च को। फिर है ओजोन डे 16 सितंबर। 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर साइन हुआ था। इस वजह से 16 सितंबर को हम लोग ओजोन डे के रूप में मनाते हैं। फिर लास्ट में है विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसका बैकग्राउंड क्या है? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए हर साल 7 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो ये था कुछ बेसिक बातें, क्वेश्चन था। इसके बाद आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के PYQ के साथ।